हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चाहते हो कि इन सभी का PDF आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको, तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आप लोग को सभी PDF बिल्कुल ही फ्री में दे दिया जाएगा। चलिए हम लोग फाइनली अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग आप लोग याद रखिएगा, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो उसका वक्ता त्रिज्या यानी कि आर क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, वक्ता त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर 2f होता है। अब यहाँ पे 2 का मान हम लोग 2 रहने देते हैं। फोकस का मान कितना दिया गया है, तो 15 दिया गया है। और अगर आप लोग 15 को 2 से गुना करोगे तो आंसर 30 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो उसका फोकस, उसकी वक्ता त्रिज्या क्या हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। काफी शानदार क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। तो जो अवतल दर्पण होती है उसमें आप लोग याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब भी बनती है और आभासी प्रतिबिंब भी बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा आप लोग याद रखिएगा किसी भी वस्तु का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें वस्तु से बड़ा, वस्तु के से छोटा और वस्तु के बराबर तीनों प्रकार की प्रतिबिंब बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग याद रखिएगा हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको आकाश ब्लैक यानी कि काला कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी यानी कि एफ होती है, ये आर यानी कि वक्ता त्रिज्या के दुगुने के बराबर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि तेलीय कागज कैसा होता है। तो तेलीय कागज आप लोग याद रखिएगा यह पारभासी पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण जो होती है उनकी फोकस दूरी क्या होती है, तो उनकी फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरणें होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 14 नंबर पूछा गया है कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो वक्ता त्रिज्या यानी कि आर, और एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो एफ बराबर होता है r/2। अब यहाँ पे आर का मान कितना दिया गया है, तो आर का मान 32 सेंटीमीटर है, जिसको हम लोग 2 से काटेंगे तो 16 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। और चूंकि यहाँ पे दर्पण उत्तल है तो इसलिए इसका आंसर प्लस में आएगा, और अगर यहाँ पे अवतल दर्पण होता तो इसका आंसर माइनस में आता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, प्लस 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आप लोग टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि
उत्तल दर्पण जो होता है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक यानी कि प्लस में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि समतल दर्पण में वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण जो होते हैं उसमें हमेशा वस्तु का आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर और वस्तु से छोटा तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका जो अभिदृश्यक होता है वह उत्तल लेंस होता है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। तो प्रकाश तरंग आप लोग याद रखिएगा यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रकाश की चाल क्या होती है। तो प्रकाश की चाल आप लोग याद रखिएगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। तो अगर कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो उसका जो परावर्तित कोण होगा वो 0 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की जो दूरी होती है उसको हम लोग वक्ता त्रिज्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब ये उत्तल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अवतल दर्पण में किस स्थान पर वस्तुओं को रखने पर समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच रखा जाता है तब क्या होता है कि वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है उसका मान हमेशा +1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक और छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा उत्तल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण जो होती है इसकी फोकस दूरी धनात्मक यानी कि प्लस होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग फोकसांतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर जो होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो आप लोग याद रखिएगा अवतल दर्पण का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है
कि नए कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो नए कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण के सामने जो रखा जाता है बिंब, उसकी दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह की वृत्ताकार सीमा रेखा जो होता है उसका व्यास क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है वो क्या कहलाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवतल दर्पण यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वाहनों के साइड मिरर यानी कि पीछे देखने का जो दर्पण होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन के साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वाहन के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन के जो हेडलाइट होता है उसमें हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रकाश गमन करता है, तो वही क्वेश्चन आप लोगों से रिपीट करके पूछा गया है। आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश की जो किरण होती है यानी कि जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत यानी कि इनफाइनाइट होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण जो होती है उसकी फोकस दूरी आप लोग याद रखिएगा ऋणात्मक यानी कि माइनस में होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस यानी कि धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह प्रपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह चिन्ह प्रपाटी के अनुसार माइनस यानी कि ऋणात्मक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो देखिए समतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बना देता है, उत्तल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बना देता है, और अवतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बना देता है। मतलब इनमें से सभी दर्पण के द्वारा उसका काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में आप लोग याद रखिएगा हमेशा आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह दर्पण कैसा होगा। तो देखिए प्लस में है इसका फोकस दूरी यानी कि यह उत्तल दर्पण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में होता है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन है। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा कि अगर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा है इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। और आभासी प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो या तो समतल दर्पण बना सकता है या तो उत्तल दर्पण बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि
कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र आप लोग याद रखिएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो ये सूत्र आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित करते हैं? तो गोलीय दर्पण का जो वक्ता केंद्र होता है उसको हम लोग सी से निरूपित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वो हमेशा किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि मरीजों का जो दांत है उसका बड़ा प्रतिबिंब बन सके। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए आप लोग याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन महत्तम मान क्या होता है? तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का जो महत्तम मान होता है वो 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आंख कान गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन है? तो आंख नाक और गला के जो चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा अवतल दर्पण को उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे वक्ता त्रिज्या यानी कि आर का मान पूछा गया है और r बराबर 2f होता है। f का मान यानी कि फोकस दूरी 2 अगर हम लोग देते हैं और फोकस दूरी की जगह पे 20 सेंटीमीटर देते हैं और इसको अगर गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? तो अगर आप लोग फोकस से ध्रुव की ओर आते हो तो अवतल दर्पण में जो आवर्धन का मान होगा वो क्या हो जाता है? वो आप लोग याद रखिएगा घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? मैंने आपको कई बार बताया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस यानी कि ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो देखिए अगर आर दिया गया है और आप लोग को एफ निकालना है तो आप लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज कीजिएगा और अगर हम लोग 32 सेंटीमीटर में 2 से भाग लगाते हैं तो आंसर 16 सेंटीमीटर आएगा और उत्तल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी प्लस में होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन होता है? तो सूर्य से जो प्रकाश पुंज आता है वो आप लोग याद रखिएगा समांतर प्रकाश पुंज होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।